आ गए और छा गए। नेतृत्व संकट के भंवर में फंसी आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह जी का जेल से बाहर आना कुछ ऐसा ही रहा। वो दिन रात न सिर्फ अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि निराश कार्यकर्ताओं में जोश भी भर रहे हैं। साथ ही साथ जेल और इंसुलिन के इर्द गिर्द उन्होंने दिल्ली की राजनीति को लाकर खड़ा कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी चुनाव मंच पर आ चुके हैं। संजय जी, आप कह रहे हैं केजरीवाल जी को जेल में मारने की साजिश हो रही है। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? देखिए, कौन कर रहा है ये तो सर्वविदित है। जो लोग इस देश में तानाशाही की हुकूमत चलाना चाहते हैं और चुनी हुई सरकारों को गिराकर जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना चाहते हैं, पिछले 10 वर्षों में 7 से 8 सरकारें अलग अलग जगह पे जोड़ तोड़ करके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करके पार्टियों को तोड़ के बनाई गई। वही लोग आज अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और मेरा सीधा आरोप है कि केंद्र में बैठी हुई सत्ता और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सीधे तौर पे इसके लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री जी के अधीन ये सारी एजेंसियां आती हैं और इसका खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। आज केजरीवाल जी जो दिल्ली के लोगों के लिए दवाओं का इंतजाम करते हैं, बिजली पानी का इंतजाम करते हैं, जो दिल्ली में महंगाई कम करने का प्रयास करते हैं, आज उनको जेल के अंदर इंसुलिन नहीं दी जा रही है। 23 दिन लग गए, बाहर लोगों ने संघर्ष किया, दिल्ली के लोगों ने आवाज उठाई, मीडिया में जब ये मामला बढ़ा तब उनको इंसुलिन दी गई। तो जो व्यक्ति 22 साल 23 साल से शुगर का मरीज है, 54 यूनिट उसको इंसुलिन बाहर मिलती रही है, आप अगर उसको इंसुलिन जैसी दवा नहीं दे रहे हैं, यानी कि उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब तो इंसुलिन मिल गई, अब तो सेफ है केजरीवाल जी जेल में। देखिए, जो घटनाएं होंगी वो आपको जानकारी दी जाएगी, कोई चीज छिपाई नहीं जाएगी। जो उनके साथ बर्ताव किया जाएगा वो बाहर के लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल सेफ है ना? अब इंसुलिन मिल गई, मेडिकल बोर्ड भी गठित हो गया। मेडिकल बोर्ड किसने, सेफ है ना? अब आप कहेंगे मेडिकल बोर्ड किसने गठित किया? मेडिकल बोर्ड माननीय न्यायालय ने गठित किया। न्यायालय ने कहा कि एम्स के डॉक्टरों का पैनल बनना चाहिए और वो उनकी पूरी जांच करें। तो उसके बाद इंसुलिन शुरू हो गई। तो अब सेफ हैं केजरीवाल जी? जब अगर कोई और प्रॉब्लम आएगी तो फिर बताएंगे आपको। अभी तो सेफ है ना? हाँ, मतलब ठीक है, ये अच्छा लगा दिल्ली को जानकर कि अभी फिलहाल हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के सेफ हैं। चलिए, एक बात बताइए, तिहाड़ जेल प्रशासन कह रहा है कि वहां पर 20,000 कैदी हैं, 1000 के लगभग डायबिटीज के पेशेंट हैं, 26 को वो लोग इंसुलिन भी देते हैं जब जरूरत होती है। तो जब केजरीवाल जी को जरूरत पड़ी तब उन्होंने दे दी। 23 दिन तक जरूरत नहीं पड़ी, हमको न्यायालय जाना पड़ा इसके लिए, हमको एम्स के पैनल के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी। 23 दिन तक उनको इंसुलिन नहीं दी गई। 320 शुगर उनका जा रहा है, 200 की फास्टिंग जा रही है, उनको शुगर की जरूरत, उनको इंसुलिन की जरूरत नहीं हुई। ये कोई सामान्य आदमी भी मानेगा क्या इस बात को? जो भी शुगर के मरीज होंगे, डायबिटिक होंगे, उनसे आप पूछिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक गहरी साजिश करके ये पूरा मामला तैयार किया गया केजरीवाल जी के खिलाफ, और जब वो जेल में है तो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन अगर इंसुलिन की बात करें तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर, उनके एवैल्यूएशन पर ही दी जाती है। और तो 54 यूनिट कैसे दी जाती थी? डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे ही दी जाती थी ना। तो बाहर जो इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम पर भी थे वो तो ऑनलाइन होता है वो प्रोग्राम, उसके लिए भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि शुरू करा दीजिए। पूछे तिहाड़ जेल वालों ने शुरू कराया? वो तो कोर्ट कहीं भागने का रास्ता नहीं है। मैं वही कह रहा हूं ना, जब कोर्ट में हम लोग गए तो 40 मिनट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स के डॉक्टरों से अरविंद केजरीवाल जी की बात कराई गई और उसके बाद ये इंसुलिन शुरू हुई है। आपके दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं। ठीक है, चलिए, आपने एक बात और कही कि केजरीवाल जी को यातना घर बनाया गया है। हिटलर ने भी अपने विरोधियों के लिए यातना गृह बनवाया था। तो दिल्ली के सीएम को कौन टॉर्चर कर रहा है? देश के प्रधानमंत्री टॉर्चर कर रहे हैं। इसमें क्या छुपी हुई बात है? 24 घंटे आप उनको सीसीटीवी की निगरानी में रख रहे हैं। एलजी साहब को वो वीडियो फुटेज पहुंचाई जाती है, पीएमओ को पहुंचाई जाती है। सीसीटीवी लगा दिया था। 4 दिन तक लगातार शिकायत करने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज किया गया। क्या देखिए, अगर उस बात पे
जाएंगे तो क्या क्या हो रहा है वो नहीं बताइए ना, खुलकर मैं बता तो बताइए रहा हूं कैसे आपको। टॉर्चर हो रहा है, किस मैं तरह ब- से टॉर्चर मैं कर बता रहे तो रहा हूं आपको। 24 घंटे उनको सीसीटीवी की निगरानी में रखते हैं। क्या उससे पढ़ हो रहे हैं, जाएगा? क्या लिख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे जग रहे हैं, कितना टूटे कितना झुके, आप इन चक्करों में पड़े हुए हैं। आपको चिंता होनी चाहिए। देश में 2 करोड़ नौकरियां आपने हर साल देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? आपको चिंता होनी चाहिए। आपने किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था। 2022 15 अगस्त तक पक्का मकान देने का वादा किया था। महंगाई कम करने का वादा किया था। 15 लाख हर खाते में पहुंचाने का और काला धन लाने का वादा किया था। आपने एक भी वादा पूरा किया? आपने इस देश की जनता के साथ किए गए एक भी वादे को पूरा किया क्या? आप कहते हैं हमारी ये गारंटी है, वो गारंटी है, वो गारंटी है। मैं कहता हूं मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। झूठ बोलने की गारंटी है उनकी। चलिए अब आप हमें ये समझा दीजिए, पूरे देश के सामने है। आप हर एक चीज पे ठीक झूठ है, बोलेंगे। 24 घंटे केजरीवाल जी को 24/7 देखकर आप कह रहे हैं पीएम, पीएमओ, एलजी ऑफिस सब लोग देख रहे हैं, तो उनको देखकर हासिल क्या हो जाएगा? कैसे यातना दे देंगे देख देखकर? आपने देखा नहीं था कि किस तरीके से मनगढ़ंत खबरें, सत्येंद्र जैन का किसी कैदी का वीडियो बाहर आ सकता है क्या? आप बताइए मुझे। जेल के नियमों के मुताबिक सत्येंद्र जैन का वीडियो बाहर करके जिस आदमी का 36 किलो वजन कम हो गया, क्या क्या प्रचारित किया गया, क्या क्या चलाया गया? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो कुछ भी अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है, पहले तो एक झूठा मुकदमा उनके खिलाफ तैयार किया जाता है, जिस मुकदमे का न सिर है न पांव है। ईडी सीबीआई के 456 गवाह हैं। 456 गवाहों में से मात्र 4 लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। नाम किन परिस्थितियों में लिया? मंगुट्टा रेड्डी, राघव रेड्डी 10 बयान देते हैं, पहले के 8 बयानों में केजरीवाल का नाम नहीं, उसको ईडी छिपा लेती है। अंतिम के 2 बयानों में केजरीवाल का नाम, उसके बाद उनको बेल मिल जाती है। 12 बयान शरद रेड्डी के, 10 बयान में केजरीवाल का नाम नहीं लेते, अंतिम 2 बयान में केजरीवाल का नाम लेते हैं, उसके बाद उनको बेल मिल जाती है। ये तो चल रहा है, खुलेआम दिख रहा है। लेकिन संजय जी, ये गहरी साजिश कोर्ट है। ने आपको बेल दी और अगर उन्हें मुनासिब लगेगा तो वो केजरीवाल जी को भी देंगे। आप जाहिर सी कोर्ट- बात है, तर्क आपके भी वो कोर्ट सुन की रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। पीएमएलए के मामले में कोर्ट की दिक्कतों को आप समझिए। ये पीएमएलए का कानून ऐसा है जिसमें कानूनी जटिलताओं के कारण बेल मिलने में विलंब होता है। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है आपको कई बार, तो इसलिए ये विलंब हो रहा है। बाकी अगर आप देखेंगे तो इस मामले में कुछ नहीं है। 20,000 डॉक्यूमेंट ईडी ने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में रखा है। क्यों रखा है भाई? आपने क्या ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम है जहां पे आपने रद्दी कागज इकट्ठा कर रखे हैं? सेक्शन 50 में जो बयान होता है उसमें साफ तौर पे कहा जाता है इसमें आप झूठा बयान नहीं दे सकते। आपने बयान छिपाए क्यों? अगर आपकी नीयत साफ है, सारे कागज कोर्ट के सामने रखिए, कोर्ट फैसला लेगा क्या सही है क्या गलत है। आप जो केजरीवाल के खिलाफ बयान तैयार करवाते हैं, दबाव बना के, गिरफ्तारी जाहिर सी करके, बात है कि उसको तमाम कोर्ट तर्क के आप सामने कोर्ट के रखते हैं। सामने भी रख रहे होंगे और कानूनी लड़ाई लड़ रहे होंगे। जिस कोर्ट ने आपको जमानत दी वो आगे अरविंद केजरीवाल जी पर बिल्कुल भी देगा, फैसला करेगा। बिल्कुल देगा। आप ये कह रहे हैं कि संविधान खत्म होगा, वोट खत्म होगा, 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव होगा। 100% सही कह रहा हूं मैं, 100% सही कह रहा हूं। भारत का संविधान खत्म होगा, चुनाव खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अयोध्या के प्रत्याशी लल्लू सिंह जो सांसद हैं प्रभु श्री राम की नगरी से, वो कहते हैं 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा कहती हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े इनके केंद्रीय मंत्री रहे, वो कहते हैं 400 सीट दे दीजिए, संविधान बदलना है। अभी अरुण गोविल जी ने कह दिया संविधान बदलना है। तो आप ये बताइए, जो इनके प्रत्याशी हैं, जो इनकी पार्टी के लोग हैं, वो खुद कह रहे हैं संविधान बदलना है। आरक्षण पे आ जाते हैं। 2015 का बयान है, मोहन भागवत जी ने कहा आरक्षण खत्म होना चाहिए। मोहन वैद्य इनके एक बड़े नेता हैं आरएसएस के, उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। चुनाव खत्म होने की बात पे आ जाते हैं। चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ पूरे देश के सामने है। वोट हमको मिला, वोट काट के बीजेपी को जिता दिया गया। और जो कुछ अभी सूरत में हुआ वो शुरुआत है। सूरत तो एक झांकी है, पूरा देश बाकी है। अभी सूरत में चुनाव खत्म हुआ है, पूरे देश में चुनाव खत्म होगा। आप बताइए, बीजेपी का कैंडिडेट, आप सोचिए कभी ऐसा संभव है कि बीजेपी का कैंडिडेट बगैर चुनाव के वहां पे जिता दिया जाता है? संजय जी, ऐसा कभी हुआ है आज तक? उपचुनाव में डिंपल इतने दिन यादव से आप भी पत्रकारिता कर रही हैं, कभी देखिए, आपने देखा? मैंने थोड़ा सा डेटा जुटाया है। उपचुनाव में डिंपल यादव जी भी निर्विरोध चुनी गई थी। देखिए,
मैं सीधे यहां पे ये कह रहा हूं कि ये जो चुनाव में आपने उसमें लोगों ने अपने हिसाब से कैंडिडेट नहीं लड़ा है। पार्टियों ने घोषित किया हम इनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं लड़ा रहे। वहां तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी था, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी था। तो इलेक्शन उसके कमीशन को उसमें प्रस्तावकों कुछ को डराया फ्लॉज गया। दिखी तभी उन्होंने करा, यानी कि वो भी चुनाव- निष्पक्ष नहीं है। नहीं, चुनाव आयोग को अब चुनाव आयोग पे बोलूंगा तो फिर बात ज्यादा विवादित हो जाएगी। चुनाव आपको चुनाव में भरोसा नहीं है? चलिए बोलता हूं। नहीं, आपको चुनाव में भरोसा मैं नहीं बोलता है, तो हूं। फिर लड़ क्यों रहे हैं? चुनाव पर भरोसा है, लेकिन चुनाव की प्रक्रियाओं पे सवाल उठाना हमारा संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। चुनाव पर भरोसा होना एक अलग विषय है और चुनाव की प्रक्रियाओं पे सवाल उठाना वो हमारा अधिकार है। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, अगर चुनाव आयोग सही ढंग से काम नहीं करेगा तो हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे क्या? आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश से आपको क्या समस्या थी? अगर चुनाव आयोग के चयन समिति में, चुनाव आयुक्त की चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश थे तो संसद में कानून लाके आपने उसको पलट दिया। आपको आपके खिलाफ जो भी कानून, जो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित करता है उसको आप कानून बना के आप बदल देते हैं। ये क्या अच्छा, तरीका आप है? जनता को समझा- 5 जजों के, 1 मिनट इस पे हाँ, टाइम दीजिएगा। चलिए, बोलिए। 5 जजों का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आया कि उनको सर्विसेज मिलनी चाहिए। आपने संसद के अंदर कानून बदल दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसकी सारे डाटा आप जग जाहिर कीजिए। उस पे आप मानते नहीं है बात को। खुद प्रधानमंत्री इलेक्टोरल बॉन्ड को डिफेंड कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है इलेक्टोरल बॉन्ड। कंपनियों से पैसा लिया गया और 3,08,000 करोड़ रुपए का ठेका अलग अलग कंपनियों को दिया गया। इसी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी से पता चला, शराब घोटाले का जो किंग पिन था शरद रेड्डी, उसने तो 60 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? चलिए, तो ईडी जनता क्यों नहीं जनता जाती? को आप ये तमाम मुद्दे समझा रहे केजरीवाल हैं। के खिलाफ, चुनाव के नतीजे बताएंगे केजरीवाल कि के ये जनता खिलाफ- कितना इन मुद्दों को समझती है और इम्बाइब करती है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आपने- दारा सिंह पहलवान बन जाती है और जब बीजेपी की बात आती है तो गजनी मोड में चली जाती है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। इसीलिए मैं कहता हूं, बीजेपी जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को आपने पकड़ के अपने पार्टी में शामिल कर लिया। आज अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई, उनकी पत्नी को क्लीन चिट मिल गई। कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला किसने खोला था? खुद प्रधानमंत्री जी ने खोला था। सिंचाई घोटाला किसने खोला था? खुद प्रधानमंत्री जी ने खोला था। हेमंत विश्व शर्मा पे आप आरोप लगाते हैं, मुकुल राज संबंधी अधिकारी पे आप आरोप लगाते हैं, जनार्दन रेड्डी, नारायण राणे, अशोक चौहान, सब पे आपने। मुझे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे तरस आती है। वो बेचारे नारा लगा रहते हैं, पता चला मोदी जी माला पहना रहे होते हैं। चलिए, अब ये बता ये दीजिए कैसे कि हो रहा है? आप झारखंड गए थे और वहां पे 14 आपने अब देखिए, आपने मुझसे कांग्रेस समय के मांगा, 14 पूर्व मैंने आपको पूरा मुख्यमंत्री। समय जी, दिया। जी। अब आप अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आप झारखंड गए थे, झारखंड में वहां पर भी तो ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री जी जेल गए, उन्होंने अपने एक दूसरे पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया, पर आप लोगों की क्या है? अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिन्होंने आईआरएस की नौकरी को लात मारकर देश और समाज की सेवा का संकल्प लिया। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सिद्धांतों की बात आई तो 49 दिन की सरकार से इस्तीफा दिया। कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का काम केजरीवाल जी ने किया। आप सिद्धांतों की, वसूलों की, विचारों की बात करेंगे, सही मामलों की बात करेंगे, तब बातचीत होगी। आपने एक ट्रेंड बना लिया, फर्जी मुकदमे करो, जेल में डालो, इस्तीफा लो। आज हेमंत सोरेन जो आदिवासी समाज के एक बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उनके खिलाफ आपने मुकदमा लिखा और उनको जेल में डाला, इस्तीफा ले लिया। केजरीवाल से आप यही चाहते हैं। कल को आप भगवंत मान को ऐसे ही गिरफ्तार करेंगे, फिर आप स्टालिन के साथ यही करेंगे, फिर विजयन के साथ यही करेंगे, फिर सिद्धारमैया के साथ यही करेंगे, फिर रेवंत रेड्डी के साथ। तो फिर तो विपक्ष की एक भी सरकार नहीं बचेगी। इसलिए हम कहते हैं कि पहले यही बीजेपी के लोग कहते थे 49 दिन की सरकार से केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, देखो भाग गए। अब इस्तीफा नहीं दे रहे तो कह रहे हैं इस्तीफा दो। अच्छा, ये बताइए, अच्छा, एक चीज ये केजरीवाल नहीं, अब आप सवाल देखिए, वक्त की कमी है, एक सवाल में आपको पूरा मौका दे रहा हूं, मेरे भी सवाल 30 सेकंड। एक अब अगला आप सवाल मुझे बताइए
केजरीवाल जो बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा पे काम कर रहे हैं, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मणिपुर में जहां 1 साल से हिंसा हो रही है, एक कारगिल फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, उस मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब अगले अजय सवाल पर मिश्रा आएं। टेनी, देश के ठीक है, गृह अब आपने राज्य 30 मंत्री सेकंड मांगे थे, मैंने आपको 30 सेकंड दे दिए। अब जरा बेटे ने एक किसानों चीज को ये कुचल बता के मार दीजिए, दिया, संजय जी, उसको इस्तीफा नहीं संजय देना जी, चाहिए। संजय जी, आप तो जेल से जब से बाहर आए हैं, आप नजर आ रहे हैं। सुनीता जी मैसेज लेकर आती थी, उसी चेयर पर बैठती थी, पढ़ती थी, तमाम बयानात मीडिया के सामने आते थे। अब वो कम नजर आती हैं। क्यों, अभी रांची गई थी वो? नहीं, रांची तो गई थी, लेकिन अब रांची गई थी। वो लेकर नहीं आती हैं केजरीवाल उनकी जी बहादुरी के की मैसेजेस। सराहना करनी चाहिए। देश की महिलाओं को उनकी बहादुरी की सराहना करनी चाहिए, देश के नौजवानों को। आज वो व्यक्ति जिसने 15 दिन का अनशन किया, 10 दिन का अनशन किया, दिल्ली में पार्टी को खड़ा किया, देश में पार्टी को खड़ा किया, 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनाई, गुजरात में 14% वोट लिया, गोवा में 6.5% वोट लिया, नेशनल पार्टी बनाई 10 सालों के अंदर। आज ऐसे मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया। उनकी पत्नी की सराहना करनी चाहिए कि इस मुसीबत के समय में भी वो बाहर निकल के उनके पक्ष में अपनी बात रख रही हैं, अपने विचार रख रही हैं। बस वो केजरीवाल जी का मैसेज नहीं पढ़ रही थी, रही इसलिए पूछा मैंने। जी ठीक है, अब हम लोग अपने एक कोई और closing मैसेज है। आएगा तो जी जी पढ़ेंगे। बिल्कुल, क्लोजिंग है अब हमारा, तो एक रैपिड फायर राउंड इस बार हमने इंक्लूड किया है, तो हम आपके साथ वो खेलना चाहेंगे। तो शुरू करें, बट जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। ठीक, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के लिए अगर, देखिए हाइपोथेटिकल है, अगर अरविंद केजरीवाल नहीं होते हैं तो इनमें ऑप्शन बेस्ट कौन सा है? आतिशी, सुनीता केजरीवाल जी, राघव चड्ढा जी, सौरभ भारद्वाज या संजय सिंह? अरविंद केजरीवाल। अब वो तो है ही नहीं ना, वो तो मैंने क्वेश्चन से हटा दिया था, ये गलत बात है। वो तो मैंने पहले ही है कहा। और देखिए अब ये गलत पार्टी बात का है। आधिकारिक बयान है ना, वही तो दूंगा। संजय सिंह के दिल का बयान बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल। संजय सिंह के दिल, अरविंद अच्छा, केजरीवाल। चलिए ठीक है। संजय सिंह जी कौन से रोल में खुद को सबसे मुफीद पाते हैं? स्टार कैंपेनर, आंदोलनकारी, सांसद? आंदोलनकारी। अगर जीतते हैं, अगर इंडिया अलायंस अगर जीतता है, तो पीएम पद के लिए संजय सिंह जी की नजर में सबसे बेहतरीन उम्मीदवार कौन होगा इंडिया अलायंस की तरफ से? ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव? देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि सर्वसम्मति से इसका फैसला होगा चुनाव के बाद। संजय जी, आपने मेरे ऑप्शन में से चुना नहीं, कोई और नाम बता दीजिए। लेकिन जो भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, वो नाली की गैस से चाय नहीं बनवाएगा, इतना मैं कहना चाहता हूं। राजनीति में परिवारवाद सही या गलत? बिल्कुल गलत है। सुनीता केजरीवाल एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगी या नहीं? ये पार्टी का जो आधिकारिक बयान है मैं आपको बता चुका। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। दिल्ली के लोगों के बीच में सर्वे किया, ये वहां से निकल के आया। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। कांग्रेस से गठबंधन मजबूरी या चॉइस? देखिए, आज जो संकट देश के संविधान पे है, डेमोक्रेसी पे है, जिस तरह से तानाशाही की सरकार चल रही है, उसके कारण से आपको सभी को साथ लेकर एक साथ देश को जगाने का काम करना पड़ेगा, और उसमें कांग्रेस पार्टी भी है। इंडिया अलायंस अब की बार 100 पार, 200 पार, 300 पार, 400 पार? 300 पार। 300 पार। 300 पार और 400 पार। 400 पार के बारे में अंतिम कहिए तो बात बता दूं फिर। देखिए, अब रैपिड फायर है ना, उसको रैपिड फायर रहने दीजिए ना प्लीज। अच्छा चलिए, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको कुछ लीडर्स के नाम दे रही हूं, उनके लिए आप एक सेंटेंस, एक वर्ड, जो भी आप बोलना चाहें, पर एक सेंटेंस से ज्यादा नहीं। हाँ, राहुल गांधी उभरते हुए नेता हैं देश के। कब तक उभरेंगे? कितनी देर तक युवा नेता? खैर चलिए, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जी ईमानदार, परिपक्व। अखिलेश यादव युवा नेता और एक ये 50+ वाले युवा नेता काफी हैं। जनता के लिए एक सकारात्मक सोच रखने वाले। लालू यादव। लालू यादव सामाजिक न्याय के लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने वाले। सोनिया गांधी। बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन, जिसको कि आप ये मानेंगे कि आज तक उन्होंने मर्यादा को पार नहीं किया, और उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया राजनीति। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी को तानाशाह के रूप में याद किया जाएगा। अमित शाह। अमित शाह। चलिए, ठीक है। ठीक।
अरे भाई अगला नाम तो आने दीजिए, आपस में- अगला नाम तो आने दीजिए। बैठ जाइए। अमित शाह। अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन बावजूद इसके जो कुछ भी उनके नाक के नीचे दिल्ली में हुआ, मणिपुर में हुआ और देश में सीमाओं की सेंटेंस था ना। मैं खत्म कर रहा हूं। ठीक। सीमाओं की सुरक्षा पर जो स्थितियां पैदा हुई, मैं ये कह सकता हूं कि अमित शाह जी उसको नियंत्रित करने में एक विफल नेता साबित हुए हैं। चलिए अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल एक विजनरी लीडर हैं और जो देश को आगे ले जाने की सोच रखते हैं। ठीक। आम आदमी की जिंदगी में कैसे बदलाव आ सकता है, उसका काम करते हैं। मनीष सिसोदिया। देश के बेहतरीन शिक्षा मंत्री और देश के बच्चों के लिए, दुनिया के लिए एक अच्छा शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत करने वाले। सवाल तो सुन लीजिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट संजय सिंह। मैं तो आपको बता चुका हूं, आंदोलनकारी। चलिए मैं उसके रूप में अपने आप को खुश पाता हूं, एक कार्यकर्ता के रूप में खुश पाता हूं। चलिए तो अब अगले उस पे आपको मैं कुछ शब्द दे रही हूं, जो पहला सेंटेंस या वर्ड जहन में आए वही बोलिएगा। ईडी सीबीआई। बीजेपी के 3 है भाई, ईडी आईटी सीबीआई। लिकर स्कैम। लिकर स्कैम ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ और शरद रेड्डी ने 60 करोड़ रुपए की रिश्वत बीजेपी को दी। राम मंदिर। जी, राम मंदिर देश के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है और हम सब की आस्था प्रभु श्री राम के मंदिर में। आरक्षण इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और माइनॉरिटीज के लिए एक जरूरी हथियार है, विशेष अवसर का सिद्धांत है ये। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, अगर कोई आदमी 0 पॉइंट पे खड़ा है और कोई 20 किलोमीटर आगे खड़ा है तो उनके बीच में प्रतियोगिता नहीं कराई जा सकती। जो 0 पे खड़ा है उसको आगे बढ़ाना होगा। मुस्लिम आरक्षण इस देश के लिए आवश्यक है। मुस्लिम आरक्षण धर्म के नाम पे आरक्षण की वकालत में नहीं करता। इस देश में जो भी लोग वंचित हैं अपने अधिकारों से, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। संविधान। देश का संविधान 140 करोड़ लोगों के ऊपर लागू होता है, लेकिन दुर्भाग्य से भाजपा के लोग आरएसएस का संविधान मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान। चुनाव तो ये 24 का अंतिम चुनाव है। अगर सूरत की झांकी हम सब लोगों ने देख ली है तो 140 करोड़ लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। सूरत तो झांकी है, पूरा देश बाकी है। चुनाव पूरे देश में खत्म होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सवालों के घेरे में है, उनको अपनी निष्पक्षता सिद्ध करनी चाहिए। तिहाड़ अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो मैं तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। 6 महीने उन्होंने जेल में रखा ये सोच के कि मेरा मनोबल टूट जाएगा, और मजबूती के साथ निकला हूं। जो भी हमारा साथी अन्याय के कारण, अत्याचार के कारण जेल में जाएगा और मजबूत होकर निकलेगा। आपने तो पूरा नेता एक शब्द और एक सेंटेंस में बात ही नहीं कर सकते। संजय जी, आप चुनाव मंच में आए और तमाम सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने 400 पार की हकीकत नहीं सुनी। 400 पार की हकीकत आपको सुननी चाहिए। चलिए वो फिर कभी 400 पार की हकीकत तो सुननी चाहिए। बचा के रखते हैं ना, आगे के लिए नहीं सुननी चाहिए। आपने बुलाया, इतना बड़ा नारा है बीजेपी का। ठीक है, आप मेहमान देखिए, हैं हमारे। बंगाल में गए हमारे बोलकर जाइए। बंगाल में गए, बोले कि 200 पार, आई 77। दिल्ली में आए, बोले 45 पार, आई 8। हरियाणा में गए, बोले 75 पार, आई 40। मिजोरम में गए, बोले 21 पार, आई 1। महाराष्ट्र में गए, बोले 150 पार, आई 105। अब कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता करिए तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। चलिए शुक्रिया।